Hello students, welcome to my channel. Take it from me. So let's start valuation of national income by income method. I have already explained method, value added method in my last video. Okay, so now income method and expenditure method both. ना इससे पहले भी हमने क्लियर किया था आपको कि ये तीन मेथड से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो आंसर तीनों में सेम आएगा। ठीक है, चाहे हम वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करते हैं या इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हैं या फिर हम एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करते हैं, राइट। जैसे हमने बताया था वैल्यू एडेड मेथड में क्या लिया जाता है, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जो भी प्रोड्यूस की जाती हैं विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, राइट। नेशनल इनकम में उसी गुड्स एंड सर्विसेज को लेने के लिए जो लोग इनकम अर्न करते हैं, है ना, जो काम करते हैं उसके बदले में जो उनको उससे सैलरी जो मिलती है वो उनकी इनकम होती है ना। यहाँ पर हम ये बात एक एज्यूम कर लेते हैं, इको में पूरी चीज़ें जितनी भी होती हैं सब एज्यूम की जाती हैं। ये एज्यूम कर लिया जाता है कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उतनी ही इनकम होगी और उतना ही एक्सपेंडिचर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर सेविंग नहीं होती है ना। इसका मतलब ये क्वेश्चन दिमाग में आता है ना तुरंत कि इसका मतलब क्या सेविंग नहीं करेंगे। हाँ, तो सच में ये बिल्कुल करेक्ट है। जब हम ये मेथड कैलकुलेट करते हैं तब हम सेविंग को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं, है ना। जितनी गुड्स एंड सर्विसेज का हमने प्रोडक्शन किया, मैंने 100 kg का प्रोडक्शन किया तो 100 kg की जितनी कॉस्ट है उतनी ही तो जो कंज्यूमर होगा वो इनकम अपनी अर्न करेगा और उतना ही सारा का सारा उनको खरीदने में एक्सपेंडिचर भी कर देगा, राइट। इसलिए तीनों मेथड से कैलकुलेट करने पर नेशनल इनकम हमारी इक्वल आती है, राइट। चलते हैं इनकम मेथड की साइड। तो इनकम मेथड को फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहा जाता है, जैसे इसका अपर नेम है ये फैक्टर पेमेंट मेथड, और एक और इसका नाम आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी आता है इसका नाम, वो बहुत कम आता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं ये फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम क्या होती है, होती क्या है। तो हमने बताया, जैसे हमने एक छोटी सी डेफिनेशन बना के लिखी हुई है, नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड एज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। नॉर्मल रेजिडेंट्स हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको क्लियर किए हुए थे, नॉर्मल रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, सब कुछ क्लियर किया हुआ, राइट। तो नेशनल इनकम क्या होगी, नॉर्मल रेजिडेंट जो फैक्टर इनकम अर्न करेगा वो भी एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, वो सारी हमारी क्या होती है, नेशनल इनकम होती है। इस फैक्टर इनकम में क्या क्या इनकम आती है, एक तो आती है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये COE के नाम से आएगा, COE के नाम से आएगा, ठीक है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। और क्या आएगा, रेंट है, इंटरेस्ट है एंड प्रॉफिट है। इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, COE बन जाएगा सारा का सारा। ऑपरेटिंग सरप्लस मिला देंगे, भी हम आगे चल रहे हैं इसमें धीरे धीरे, ठीक है। और चलते हैं फैक्टर इनकम को हमने और भी कुछ इसमें पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। ये होती है हमारी फैक्टर इनकम। देखो, एक होती है COE, अभी बताया था हमने, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, फिर होता है एक ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा होता है हमारा मिक्स्ड इनकम, ठीक है। अभी हम आपको यहाँ पे इसको डिटेल में और समझा देते हैं तो इससे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे COE मतलब कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का क्या मतलब हो जाता है, देखो जो वेजेस एंड सैलरीज होंगी वो पेमेंट इन काइंड, यानी कि ना इसके अलावा जो पेमेंट अगर वो दे देते हैं उनको, जैसे एजुकेशन के लिए दे दिया, उनकी मेडिकल के लिए दे दिया, है ना, या फिर कन्वेंस के लिए दे दिया उनको, वो सब पेमेंट इन काइंड। एम्प्लॉयर्स, ये ध्यान रखेंगे, मैंने इसीलिए अंडरलाइन किया हुआ है इस बात को, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज़ का नहीं आएगा, एम्प्लॉयर्स का आएगा, है ना। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयर ने अगर सोशल सिक्योरिटी में कुछ कंट्रीब्यूशन दे रखा वो भी। और क्या आएगा, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, एक और चीज़ बहुत ध्यान से समझने वाली, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, जब आप रिटायर हुए हैं उस टाइम पर एक पेंशन का इकट्ठा अमाउंट मिलता है, उस पर वो यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। अगर बाकी पेंशन जो आपको थ्रू आउट आपकी लाइफ मिलती रहेगी, जो ओल्ड एज में मिलती, उस पर नहीं लगता, उसे नहीं ऐड किया जाता कभी भी नेशनल इनकम में, क्योंकि वो तो ट्रांसफ़र इनकम होती है, उसमें कोई प्रोडक्शन थोड़ी होता है या वो अपनी सर्विसेज थोड़ी देते हैं। लेकिन जब रिटायरमेंट पर जो पेंशन आती है ना, लमसम अमाउंट जो मिलता है, उस वो ज़रूर नेशनल इनकम में ऐड की जाती है। समझ गए आप मेरी बात को, है ना। एक और बात बहुत ध्यान से सुने, COE अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैंने कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय लिखा हुआ है और इनमें से कोई चीज़ अलग से भी दे रखी है, तो हम अलग वाली चीज़ को नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी COE में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। मेरी बात को आप समझ रहे हैं, COE भी दे रखा है, क्वेश्चन कन्फ्यूज़ करने के लिए देंगे वो आपको,
COE भी दे रखा है और इनमें से कोई चीज़ अलग से भी दे रखी है तो वो अलग से नहीं लिखा जाएगा क्योंकि COE का ये एक पार्ट होता है। सेम ऑपरेटिंग सरप्लस में भी यही होता है, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट है और रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट अलग से भी दे रखा, नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस है। ठीक है, ऐसे ही प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं। प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, अभी हम बता रहे हैं, इसको आपको नेक्स्ट में बता देंगे। प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, वो भी यही उसका सेम काम होता है। अगर प्रॉफिट दे दिया तो सारा वही ऐड किया जाएगा, उनको अलग से सेपरेटली उनको कंसीडर नहीं करेंगे हम, राइट। फिर मिक्स इनकम आ जाती है। मिक्स इनकम में जो भी एक्स्ट्रा रह जाता है, जैसे कि ना जो जैसे हमारी एक छोटी सी फर्म है, उसमें हम सारे काम खुद ही करेंगे, है ना। इसलिए उसमें लेबर वाला काम भी कर लेंगे हम अपना, ठीक है। उसमें किसी चीज़ को हम हायर नहीं करेंगे, रेंट है, इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें हम खुद से ही कर लेते हैं अपने आप से। तो जब अपने आप से कुछ भी काम करते हैं तो वो सारी चीज़ें मिक्स होकर के हमारे पास आ जाती हैं, मिक्स इनकम हो गई ना हमारी। तो फिर उसे सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, तो इसलिए यहाँ पर उन सब चीज़ों को इकट्ठा कर दिया जाता है, तो उसे मिक्स इनकम कह देंगे हम। समझ गए। जब ये किसके लिए होगा, जब वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होगा, है ना, अपना ही सब काम कर रहा होगा, तो हम यहाँ लिख के दे रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। ठीक है, इन तीनों इनकम को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है, NDPFC, डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम कहलाती है ये। इसमें NFI, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ऐड कर दो, क्या बन गया आपका, नेशनल इनकम कैलकुलेट हो गई। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है ना। इन तीनों को ऐड कर लो इकट्ठा, क्या बन जाएगा हमारी डोमेस्टिक इनकम, और डोमेस्टिक इनकम में बस एक और फॉरेन की इनकम और ऐड कर लो तो क्या बन गई, नेशनल इनकम। सिंपल। चलते हैं आगे। अब प्रिकॉशंस में देख लो थोड़े से इसमें, है ना। प्रिकॉशन में हमने क्या क्या लिखा हुआ है, एक ट्रांसफ़र अर्निंग है। अभी जो ओल्ड एज वाला हमने बता दिया, आपको ये वाली बात बताई थी कि ट्रांसफ़र अर्निंग है, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंसेस शुड नॉट बी इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। ये कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किए जाएँ क्योंकि ये सारे ट्रांसफर इनकम होती है। इनकम में सर्विसेज का लेना और देना जरूरी होता है, काम हो जरूर। एक सिंपल, एक बहुत अच्छी सिंपल हिंदी की लैंग्वेज में आप समझ लें इस चीज़ को, काम का होना ज़रूरी है। अब आपको ओल्ड एज पेंशन मिल रही तो आप कुछ काम तो नहीं कर रहे हैं ना, अपनी सर्विसेज नहीं दे रहे हो ना, इसलिए नेशनल इनकम में ऐड नहीं की जाएगी। लेकिन जो वो पेंशन जब आप रिटायर हुए थे उस टाइम पे आपको मिली है, वो ज़रूर ऐड की जाएगी। समझ गए। चलते हैं इनकम पर इलीगल एक्टिविटीज़। इलीगल मतलब जैसे लॉटरी है, स्पेकुलेशन है ना, ये सब चीज़ें, इसके अंदर कोई काम नहीं है इनका, इलीगल एक्टिविटीज़ का कोई काम नहीं। ठीक है। कमीशन पेड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, है ना, ये तो वैल्यू एडेड में भी ऐड की जाती है। सेकेंड हैंड गुड्स नहीं ली जाती, लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स को सेल या परचेस करने में जो कमीशन या ब्रोकरेज गया है वो जरूर ऐड किया जाता है। ठीक है। उसके बाद ब्रोकरेज ऑन द सेल ऑफ द परचेज एंड शेयर एंड बॉन्ड्स, ये भी आएगा, क्योंकि अगर हमने सेल सिक्योरिटीज़ को सेल किया है या परचेज किया, उसमें जो ब्रोकरेज है उसे भी आप ऐड कर दो। इम्पोर्टेड एंड ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, ये भी ऐड होगा, ये वैल्यू एडेड में भी ऐड किया जाता है ना। ओनर का अपना खुद का घर है तो रेंट तो है ही उस पर ना, मैंने अगर वो किसी और को दे देता तो रेंट लगता नहीं लगता, वो भी आ जाएगा। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, आप खुद के लिए अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं तो भी वो ऐड किया जाएगा। प्रॉफिट, ये भी बस यही वाली बात बताया था अभी हमने, इससे पहले आपको प्रॉफिट एक वर्ड बताया था। प्रॉफिट में 3 चीज़ें आती है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट वर्ड दे रखा है और ये सेपरेट भी दे रखे हैं तो ये सेपरेटली नहीं ऐड किए जाएंगे क्योंकि ये इसका एक पार्ट होता है। समझ गए मेरी बात को, बस इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इन तीनों में से वर्ड एक सेपरेट भी दे रखा है और प्रॉफिट भी दे रखा है ना, तो फिर इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। समझ गए मेरी बात को आप। और चलते, इनकम टैक्स नहीं लिया जाता क्योंकि वो पर्सनल होता है हर पर्सन का, इसलिए इनकम टैक्स को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करते हैं। समझ गए आप। ठीक है। हाँ, बस इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जितने भी जो टैक्सेस होते हैं वो सब ट्रांसफ़र पेमेंट होते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट की वजह से इनकम टैक्स को यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाता है। क्लियर है। बस इसके अलावा तो इसमें और कुछ भी नहीं है। चलते हैं अब हम आपको, ये आपका इनकम मेथड आपको क्लियर हो गया एकदम। चलते हैं हम नेक्स्ट। अब बताते हैं हम आपको एक्सपेंडिचर मेथड। जैसे नाम से क्लियर है, इसमें सारे क्या लेंगे हम, एक्सपेंडिचर, खर्चे हमारे। ठीक है। इसका अपर नेम भी है कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट या फिर इनकम डिस्पोजल मेथड, ये इसके दूसरे नाम भी हैं, इन नेम से भी आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो
पहले वाले मेथड में वैल्यू एडेड यानी कि प्रोडक्शन हुआ था, सेकंड वाले मेथड में उस प्रोडक्शन को खरीदने के लिए हमने क्या किया था, इनकम जनरेट की थी। अब इस वाले मेथड में अब हमारे पास इनकम आ गई, अब हम यहाँ इसको खर्च कर देंगे सारा, है ना। तो वही चीज़ आ जाती है एकदम सिंपल, एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। समझ गए? एक अकाउंटिंग पीरियड में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस्ड हो गई हैं सारी की सारी, उसको हमें खरीदने में फाइनल गुड्स को फाइनल गुड्स का ध्यान रखेंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही खरीदा जाएगा। ठीक है, एक अकाउंटिंग। इसीलिए हमने क्या, ये GDP-MP पढ़ा था ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस, यानी कि वैल्यू एडेड मेथड में जो बनाया था हमने मार्केट प्राइस, उसी को टोटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। जितना प्रोडक्शन हुआ सारा का सारा एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं इसमें फाइनल एक्सपेंडिचर पर ध्यान देंगे आप। एक तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये कौन करता है, कंज्यूमर करता है। हम ही तो सामान खरीदते हैं, हम कंज्यूमर है या नहीं, है ना। तो हमें क्या कहा जाता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। समझ गए। और दूसरा आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जितना खर्चा करेगी। ठीक है। थर्ड आ जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स बाय प्रोड्यूसर, है ना। अब ये फाइनल गुड्स कौन सी होती है, एक तो ये तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर दे वो, जैसे प्लांट एंड मशीनरी खरीद ले तो खर्चा तो हो गया ना हमारे पास से, प्लांट एंड मशीनरी को हमने खरीदा। या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कर दे यानी कि स्टॉक। ठीक है। और क्या आता है, नेट एक्सपोर्ट्स, हम एक्सपोर्ट करें यानी कि एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को लेस करने के बाद जो आएगा वो आएगा नेट एक्सपोर्ट्स। हम इन चारों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो फिक्स्ड भी हो सकते हैं और इन्वेंट्री के भी हो सकते हैं, और नेट एक्सपोर्ट्स। क्लियर है? हमने इन चारों को ऐड कर दिया तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा GDP-MP। बस हो गया, इतनी बात मेरी समझ में आ गई आपको। उसके बाद तो पता ही आपको GDP-MP में क्या करते हैं। GDP-MP के बाद उसमें डेप्रिसिएशन लेस किया जाता है, NDP-MP बन जाता है। फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस किए जाएंगे, NDP-FC बन जाएगा। और उसमें एब्रॉड की इनकम अगर हम ऐड कर देते हैं तो NNP-FC बन जाता है, मतलब नेशनल इनकम बन जाती है हमारी। समझ गए आप, है ना। एक और चीज़ बतानी थी आपको, छोटी छोटी सी चीज़ें हम हाथों हाथ आपको बताते चले जाएं। जैसे ये होता है एक, ये इन्वेंट्री स्टॉक जो होते हैं हमारे, इसमें चेंजेस होते रहते हैं, है ना। तो ये इंक्रीज़ हो जाता है, कभी कभी डिक्रीज। इंक्रीजिंग के कुछ रीज़न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि इन्वेंट्री स्टॉक बढ़ गया तो क्यों, उसके कुछ रीज़न हो सकते हैं। हाँ, हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ना डिमांड में फॉल हो जाता है, मतलब डिमांड कम हो जाती है अनएक्सपेक्टेड तरीके से, है ना। डिमांड नहीं है मार्केट में, जैसे माना चलो, जैसे इस टाइम का ही अगर हम टाइम ले लेते हैं, है ना। अगर जैसे इस टाइम है कोविड-19 आया हुआ है ये, तो डिमांड ऑब्वियस बात है कि डिमांड मार्केट में नहीं है, तो अनएक्सपेक्टेड डिमांड है ना, है ना। डिमांड फॉल हो गई तो इसका मतलब हमारा क्या होगा, इन्वेंट्री हमारी जितनी भी स्टॉक था वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ऐसी कभी नेचुरल कैलिमिटी आ गई, वॉर की कंडीशन आ गई, अचानक ही किसी चीज़ का फैशन से बाहर निकल जाना, तो उससे क्या होता है, डिमांड कम हो जाती है, तो अननेसेसरी स्टॉक हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। और क्या हो जाता है, और क्या होता है, एक्सपेक्टेड राइज इन डिमांड इन द नियर फ्यूचर। और हमें ये पता हो कि नियर फ्यूचर में इस चीज़ की डिमांड हमारे पास बढ़ने वाली है, तो भी हम अपने पास स्टॉक को और ज़्यादा बढ़ा करके रखते हैं। आए दो कॉज क्लियर आपको कि इन्वेंट्री स्टॉक में, ये क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहे हैं आपको कि इंक्रीज इन द इन्वेंट्री, व्हाट कॉजेज इंक्रीज इन द इन्वेंट्री स्टॉक। इन्वेंट्री स्टॉक को बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर तो आपको क्लियर हुआ, है ना, कि डिमांड फॉल हो जाए किसी भी कारण से, या फिर दूसरा कारण क्या है, नियर फ्यूचर में डिमांड बढ़े। वो भी किसी भी वजह से हो सकता है कि हमको पता है कि अभी चलो वेडिंग सीज़न आने वाला है, या फिर चलो अभी कुछ और ऐसे कुछ फेस्टिवल आने वाला है ना, तो भी हम अपने पास स्टॉक को इकट्ठा रखेंगे जिससे कि मार्केट में सप्लाई ना रुकने पाए। समझ गए मेरी बात को आप लोग। चलते हैं हम आगे, इसके आपको प्रिकॉशंस और बताएंगे अभी, ये वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम इसमें ऐड नहीं करते। ठीक है, चलते हैं। देखो, ये कुछ इसके प्रिकॉशंस हैं जो हमें बहुत ध्यान रखने पड़ेंगे। प्रिकॉशंस का तो आप तीनों में ही बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा।
ठीक है, चलते हैं आगे। देखो, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन, सिर्फ हमें फाइनल एक्सपेंडिचर ही लेने हैं। इसका मतलब जो कंजप्शन हो जाते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन है, उस पर हमको ध्यान नहीं देना है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर लेंगे आप, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स इज़ नॉट, नहीं लिया जाएगा, ये पता ही सेकेंड हैंड गुड्स तो किसी में नहीं ली जाती हैं, ठीक। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स नहीं लिया जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र पेमेंट इंक्लूड नहीं किया जाता कभी भी। एक्सपेंडिचर ऑन द सेल्फ कंजप्शन शुड बी टेकन, सेल्फ कंजप्शन के लिए अगर कोई भी एक्सपेंडिचर हमने किया हुआ है तो वो डेफिनेटली यहाँ पर हम उसको ले लेंगे। इतनी बात मेरी क्लियर हो रही है, समझ में आ गया आपको इतनी चीज़ें, है ना। अब चलते हैं हम आगे। देखो, एक और क्वेश्चन आता है जो अभी हमने आपको ऑपरेटिंग सरप्लस बताया था इससे पहले। ऑपरेटिंग सरप्लस में कभी कभी आ जाता है कि ऑपरेटिंग सरप्लस ना सब्सिस्टेंस सेक्टर्स होते हैं या फिर जनरल गवर्नमेंट के सेक्टर्स होते हैं, उनमें ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं होता, है ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो, ऑपरेटिंग सरप्लस यहाँ पर तभी होता है जब मार्केट में सेल हो, प्रॉफिट हो हमारा, ठीक है। और जो सब्सिस्टेंस सेक्टर्स होते हैं ना, वहाँ पर तो सिर्फ जो प्रोडक्शन किया जाता है वो उन्हीं अपनी ही फैमिलीज़ के लिए करते हैं, वो मार्केट में सेल करने के लिए नहीं करते। समझ गए मेरी बात को? जो सब्सटेंस सेक्टर्स होते हैं वो प्रोडक्शन करते हैं सिर्फ प्रोड्यूसिंग फैमिलीज़ के लिए, वो मार्केट में सेल करने के लिए नहीं करते हैं उसको। तो इसका मतलब वहाँ पे कोई प्रॉफिट ही नहीं है, तो इसलिए कोई भी ऑपरेटिंग सरप्लस ही भी नहीं होगा हमारा। अच्छा, और जनरल गवर्नमेंट जो सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ कलेक्टिव कंजप्शन करते हैं, यानी कि कंजप्शन करवाएंगे सिर्फ वो जनरल पब्लिक, वो सेल के लिए नहीं कराते कभी भी, है ना। बल्कि वो किस लिए कराते हैं? वेलफेयर के लिए, जनरल वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए। जैसे लॉ एंड ऑर्डर को पास किया गया, डिफेंस के सामान सबको फ्री ऑफ चार्ज में मिलता ही रहता है ना। तो इसलिए जब ये यहाँ पर प्रॉफिट ही नहीं है तो वहाँ पर ऑपरेटिंग सरप्लस भी नहीं हो सकता, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए मार्केट में उस चीज़ का सेल होना और उसके बाद उसमें से प्रॉफिट का आना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर तो ऐसा कोई काम है नहीं, इसलिए ये चीज़ें यहाँ पर नहीं आएंगी। समझ गए आप मेरी बात को? चलते हैं हम आगे। तीनों ही मेथड में हमने आपको एक और चीज़ बता दी, ये तीनों ही मेथड में सेम टू सेम एक और बता देते हैं, उसके बाद फिर इसके देखो, सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो हमारा क्या होगा? जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना। तीनों ही मेथड में सेम है, जीडीपी एमपी कैलकुलेट होगा, राइट, ठीक है। जीडीपी एमपी कैलकुलेट होने के बाद डेप्रिसिएशन अगर दे रखा हो आप तुरंत डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका? एनडीपी एमपी आ गया, ठीक है। और उसके बाद एनडीपी एमपी में से अगर हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है तो वो भी लेस कर दो, लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी एनडीपी, और वो भी फैक्टर कॉस्ट पर एफसी। ये तीनों ही मेथड के लिए सेम रूल है ना। और बस इसमें हम क्या करेंगे? एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, ऐड कर दो कि आपका क्या बन के आ जाएगा? एनएनपी एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि नेशनल इनकम। हो गया? कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम होगी। पहले रूल्स क्लियर करो एकदम। अगर बस ये सब कुछ रूल्स क्लियर है तो नेशनल इनकम बहुत इजीली निकल आती है। और जहाँ तक है इसका क्वेश्चन एक जो न्यूमेरिकल आता है वो 6 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है ना। तो ये मुझे नहीं लगता कि इसमें इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल लेकर के बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए चिल्ड्रन, गुड बाय एंड टेक केयर।